मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको टॉपिक ले रही हूँ शेयर कैपिटल और उसके टाइप्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जिसको अपन शेयर्स को सेल कर करके इकट्ठी करते हैं। तो जब एक कंपनी होती है वो अपने शेयर कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए शेयर इशू करती है। तो इशू करने से जो कैपिटल उसके पास इकट्ठी होती है या आती है, डिपॉजिट होती है, दैट इज द शेयर कैपिटल। ठीक बात है। तो हम ये कह सकते हैं शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल issued by the shares. It is raised by the company. This is the point. ये केवल कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। ये वो चीज है जिसमें एक जो कंपनी है वो अपने कैपिटल में बदलाव भी कर सकती है, प्लस माइनस भी कर सकती है। इसी को अपन कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। यही टॉपिक में इसी टॉपिक के आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं शेयर कैपिटल क्या है। तो इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट डिनोट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल raised or to be raised by the issue of shares by a company. एक कंपनी ही कर सकती है और उसका ये काम किस एक्सरसाइज में कहलाता है? दैट इज द इशूइंग ऑफ शेयर। अब ये कहता है इस इशूइंग ऑफ शेयर एक्सरसाइज से जो कैपिटल रेज होगी या होने वाली होगी, टू बी रेज्ड और रेज्ड, दोनों बातें कह दी है, उसी टोटल अमाउंट को हमने कहा है दिस इज द शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो कुछ एक बातें आप ध्यान रखोगे कि कंपनी के रेफरेंस में कैपिटल को ही हमने शेयर कैपिटल कहा है। ठीक है, और यहाँ कंपनी का रेफरेंस पब्लिक कंपनी है, नॉट प्राइवेट कंपनी। क्योंकि आप लोगों को पता है प्राइवेट कंपनी में तो कोई जरूरी नहीं है ना कि शेयर कैपिटल हो ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है वो अपने पर्सनल डिपॉजिट से ही अपना कैपिटल को रेज कर ले। तो जो कंपनी का यहाँ रेफरेंस है, कंपनी का रेफरेंस है पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में जो कैपिटल है वही शेयर कैपिटल मानी गई है। एक और इसका फीचर है कि ये स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब है स्थायी। ये स्थायी होती है क्यों? क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पर ही लाइबल है हम इसको देने के लिए। मतलब ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी इट इज नॉट नेसेसरी टू पे। ठीक है, इसलिए इसको कहा है कि जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा, लिक्विडेशन का टाइम आएगा, तब हमें इसको चुकाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए कहना चाहिए कि इट इज स्टेबल। कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की कि जिंदगी में, कंपनी की जिंदगी में हमें कभी ये पैसा लौटाना होगा। अब आगे की बात करते हैं। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज डिफर बाय द डिबेंचर कैपिटल। देखो, जो ऋण पूंजी होती है उससे ये हमेशा अलग होगी। क्यों अलग होगी? आपको हमेशा पता होगा शेयर कैपिटल हमारी असेट्स की तरह से काम ली जाती है और डिबेंचर कैपिटल जो होती है वो एक लायबिलिटी होती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो, असेट्स और लायबिलिटी हमारे दोनों अलग अलग पार्ट है। तो एक हमारी जिम्मेदारी है और एक हमारी संपत्ति है। तो शेयर कैपिटल हमेशा हमारी संपत्ति है, जबकि डिबेंचर कैपिटल हमेशा हमारी जिम्मेदारी है या दायित्व है। इसलिए बोथ है डिफरेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए इसके फीचर्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं कहती हूँ इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, हाँ ऑथोराइज कैपिटल होती है, इशू कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, कॉल्ड अप कैपिटल होती है। ना, ऐसे नहीं करना। आपको मेजरली दो पार्ट करने हैं इसके, कि दो तरह की टाइप्स होती हैं, बाय मीनिंग बेसिस और बाय यूजेस बेसिस। ठीक है, तो बाय मीनिंग बेसिस में आपके ये सही आंसर आएगा और यूजेस बेसिस में हम इसके तीन पार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप एक डायग्राम के थ्रू अपनी एक लिस्ट बनाइए कि टाइप्स ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल किस तरह के होते हैं। उसमें मेन दो क्लासिफिकेशन कीजिए। फर्स्ट इज ऑन द मीनिंग बेसिस एंड द सेकंड वन इज ऑन द यूजेस बेसिस। अब अगर बात करते हैं मीनिंग बेसिस की, तो शेयर कैपिटल थोड़ी सी काफी होती है। सबसे पहले जैसे ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो जो ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल होती है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे तरीके की, जैसे जिस शेयर कैपिटल को हम शुरुआत में अपनी कंपनी की शुरू करने के टाइम पे अपने साथ रखते हैं, दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जिसको हमने अपने एमओसी को, यानी जो रजिस्ट्रार है उसको हमने बताया है, आरओसी को बताया है कि ये हमारी कैपिटल रहेगी और इसके साथ में हम अपने इस बिजनेस को शुरू रखेंगे। तो ये एक बात ध्यान रखने की है, जरूरी नहीं है कि जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हम जब शेयर इशू करते हैं तो एक साथ ही उसको इशू करने के टाइम पे यूज कर लें। हो सकता है हमने 5 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल रखी हो, लेकिन जब शेयर कैपिटल शेयर इशू कर रहे होंगे तो हो सकता है 2 करोड़ की वैल्यू तक के ही कर रहे हो, क्योंकि आने वाले भविष्य में भी तो हम आगे शेयर इशू करेंगे ना। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिस समय हम शेयर इशू कर रहे हों उस समय हम पूरी की पूरी वो शेयर कैपिटल यूज़ कर लेंगे जो हमने ऑथराइज्ड कैपिटल के रूप में मानी है, या जिस कैपिटल को हमने रजिस्टर्ड करवाया है एज अ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब आगे की बात सुनिए। जब ये हो गई आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल,
अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो चाहे इसे ऑथराइज्ड कैपिटल कह लो, ये दोनों कैपिटल हमेशा किसी भी कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन होंगी और एमओए में भी मेंशन होंगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वो कैपिटल है जो किसी भी कंपनी के एमओए में भी रजिस्टर्ड होती है, मेंशन होती है, और उसके एओए में भी साथ के साथ प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन होती है। ठीक है, अब आगे की बात बताती हूँ। बहुत सारे तरीके के इसमें। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। जैसे अभी मैंने कहा 5 करोड़ की कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल है। अगर हमने शेयर इशू किए तो हमने 2 करोड़ के किए, दैट इज द इशू कैपिटल। जिस अमाउंट को हम इशू कर रहे हैं शेयर के जरिए वो है हमारी इशूड कैपिटल। ठीक है, अब ये इशूड कैपिटल जो होती है ये जरूरी नहीं है कि पूरा भाग ही हो शेयर कैपिटल का जो नॉमिनल वैल्यू है, और जरूरी नहीं है कि अधूरा ही हो। ये डिपेंड करता है उस कंपनी की नीड्स पर कि वो कितना अपने किस पार्ट को इशूड कैपिटल में डालेगी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। आपको एक बात पता होगी कि जब जब शेयर इशू किए जाते हैं तो अलॉट होने से पहले हम ये मेंशन करते हैं कि 92% या 95% इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद ही कोई भी कैपिटल जो शेयर है वो अलॉट किए जाएंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो हम सब्सक्राइब करा देते हैं, और इसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिंदी की बात कहूँ तो इसमें प्रार्थित पूंजी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक कंसिडरेशन होता है किसी भी कंपनी के लिए, और ये वो पूंजी है जिसमें जनता उस शेयर को खरीदने से पहले एक वादा देती है कि हम इसमें इतना पैसा लगाएंगे। कई बार क्या होता है, किसी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है तो कंपनी के इश्यूड शेयर कैपिटल से ज्यादा भी हो सकती है सब्सक्राइब कैपिटल, डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ द या फेम ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। ठीक है, तो ये जनता का विश्वास होता है उसकी कंपनी के शेयर्स पर कि वो उसमें कितना फेथ रखते हैं। तो डिपेंडेंट ऑन द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं वो जो कॉल्ड अप कैपिटल है। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि कॉल क्या होता है, जैसे कॉल्स बताए थे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? देखो, जब हमने एक शेयर इशू किया, हमने कहा 10 रुपए के हमने 1 लाख शेयर इशू किए, यानी 10 लाख की अमाउंट हम खड़ी करने वाले हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि एक शेयर कैपिटल, एक शेयर जो कि 10 रुपए का है, उस 10 रुपए को एक साथ जनता से नहीं मांगा जाता। उसका कुछ पार्ट हम एप्लीकेशन मनी में, कुछ पार्ट हम अलॉटमेंट मनी में, कुछ पार्ट हम कॉल्स पे मांगते हैं। ठीक है, और वो कॉल्स 1, 2 या 3 हो सकती है, किसी भी तरीके से वो बांट के ले सकते हैं। तो अब मुद्दे की बात ये है कि कॉल्ड अप कैपिटल वो होगी जो कॉल के जरिए मांगी जाएगी। एक बात आपको याद रखनी है कि एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट इज डिफर देन द कॉल्ड अप अमाउंट। क्या कहा मैंने कि एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट इज डिफर फ्रॉम द कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट या कॉल्ड अप कैपिटल केवल वही है जो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कॉल पे मांगी गई है। ठीक है, अब पेड अप कैपिटल, आप एक एक चीज को सीरियल वाइज समझते जाएंगे तो बहुत आसान होता जाएगा, क्योंकि कॉल्ड अप से ही आगे निकला है पेड अप। जो कॉल किया गया, मान लीजिए 10 रुपए के शेयर पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए का किया गया था, लाख शेयर हैं तो 2 लाख शेयर हो गए, 2 लाख अमाउंट हो गया। अब इस 2 लाख का तो मैंने कहा ये कॉल्ड अप है, लेकिन कोई जरूरी है क्या कि लाख शेयर पे 2 रुपए आ ही जाएंगे, पूरे के पूरे दे ही देंगे? हो सकता है किसी शेयर को अपन फोरफिट करना पड़े, हो सकता है कोई शेयर होल्डर हमें सरेंडर कर दे, हो सकता है ना। तो यही गुंजाइश को हम सोचते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मान लें कि 90,000 शेयर के ऊपर हमें वो 2 रुपए मिल गए, यानी 1,80,000 मिल गया। ठीक है, अब जो मिल गया वही है हमारा पेड अप, जो हमारे पास आ गया। जो नहीं आया वो अनपेड, ठीक है, वो अभी बाकी है, उसमें डिपेंड करेगा हम फोरफिट करेंगे या सरेंडर करेंगे, ये कंडीशन अलग हो सकती है। लेकिन अगर मैंने कहा कॉल्ड अप क्या है, तो कॉल्ड अप में जो हमने मांगा वो है, और पेड अप वो है जो उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो इट मे बी डिफर, हो सकता है पूरा का पूरा जो हमने मांगा था वो हम पे आ गया, और हो सकता है जितना हमने मांगा था उसमें से कुछ परसेंटेज नहीं आया, तो जो आया वो पेड अप कैपिटल है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? देखो, रिजर्व कैपिटल वो चीज है जिसमें जिसको अपन ने अनकॉल्ड भी कहा है, यानी जो अभी मांगा नहीं है। मैंने अभी कहा जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, 2.5 रुपए हो सकता है एप्लीकेशन मनी पे ले लिया, हो सकता है अलॉटमेंट मनी पे भी 2.5 रुपया ले लिया, हो गया 5 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगा, अभी क्या रह गया? अब अपने पास में 10 रुपए के शेयर पे 7 रुपए का काम हो गया, 3 रुपए रह गया है, दैट इज द रिजर्व कैपिटल। ये जो 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से अभी बाकी है ना, वही है हमारा रिजर्व कैपिटल। इस रिजर्व कैपिटल को ही हम अनपेड कैपिटल भी कहते हैं।
पेड अप कैपिटल वो जो हमारे पास आ गया, और अनपेड वो जो हमारा अभी आया नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको टाइप्स बताए हैं वो सारे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है, राइट। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर सेकेंड पार्ट पे आ जाएं, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कि इसके उपयोग के आधार पर हम इस शेयर कैपिटल को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो अगर मेन क्लासिफाई करें तो 3 तरह के मैंने क्लासिफिकेशन दिए हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल वो जो हम अपने फिक्स एसेट्स को खरीदने में यूज करने वाले हैं, वो कैपिटल, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें जैसे हमारी लैंड हो सकती है, हमारी बिल्डिंग हो, हमारी मशीनरी हो, कोई भी ऐसा जो कैपिटलिस्टिक गुड्स होंगे वो सारे, ठीक है, उनको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल वो जो हमारे को फिक्स कैपिटल को हमने अरेंज कर लिया, उसके बाद में जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल, ठीक है, चल पूंजी कहते हैं इसको अपन। और एक और जो है सर्कुलेटरी कैपिटल। सर्कुलेटरी कैपिटल वो है जो हम इसे इसके इंटरेस्ट वगैरह को पे करने में, यानी डे टू डे लाइफ में जो हम खर्चे करने वाले हैं उसमें हम लगाने वाले हैं, जो पूरे बिजनेस के सर्कुलेशन में चलती रहेगी। और ये वो कैपिटल होती है जो हार्ड कैश में आपके पास नहीं होती है, ठीक है, ये केवल रन करती है बिजनेस में। तो जो सर्कुलेशन में है दैट इज द सर्कुलेटरी कैपिटल। इस तरह से मैंने आपको इसके शेयर कैपिटल के टाइप्स और मीनिंग अभी बताए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कैसे किए जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक में, आगे चल रही हूँ ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल के आपको टाइप्स बताया, अब इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि हम आगे जा करके कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में इसमें ऑल्ट्रेशन करें, यानी कोई चेंज करें। तो ये चेंज कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है हम रिडक्शन करें, हो सकता है हम और मनी इशू, कैपिटल इशू करें। तो उसकी क्या व्यवस्था है, लीगल प्रोसेस क्या है, कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं और कौन सी लिमिटेशन है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्टली आई टेक ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी इसमें परिवर्तन। और इसका परिवर्तन का ये मतलब है कि कोई भी बदलाव, शेयर कैपिटल में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है उसको हमने ऑल्ट्रेशन कहा है। जरूरी नहीं है ये कम होगा तो ही कहला जाएगा या ज्यादा होगा तो ही होगा। अगर कम या ज्यादा कुछ भी हो रहा है दैट इज द ऑल्ट्रेशन, ठीक है, परिवर्तन है ये। तो ये कहता है हमारा सेक्शन जो 94 है, सेक्शन 94 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये कहता है कि ये ऑल्ट्रेशन को मेंशन करता है। और ऑल्ट्रेशन ये कहता है कि बहुत सारी शर्तें होनी चाहिए तब कहीं जाकर के किसी शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन होता है। और ऑल्ट्रेशन के क्या कारण है ये भी देखना पड़ेगा, और इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे वो भी देखना पड़ता है। तो ये कहता है कि जब भी कभी जरूरत पड़ती है हमारे शेयर कैपिटल को बदलाव करने की, तो हो सकता है नए शेयर्स इश्यू कर दें, एक तरीका हो सकता है हम नए शेयर इश्यू कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है जो हमारे शेयर्स हैं उनके मार्क प्राइस को तोड़ दें और उनके वैल्यू को कम कर दें, छोटा कर दें, तो भी हमारे शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन हो गया। बदलाव प्लस और माइनस में ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन तो हुआ ही है ना, तो ये भी इसी में मेंशन होता है। हो सकता है कि कुछ शेयर जिनको जनता ने खरीदा ही नहीं आज तक, तो उन्हें कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना, तो भी ऑल्ट्रेशन ही हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हम ऑल्ट्रेशन किस किस चीजों में, किन सिचुएशंस में करें। तो अगर नए शेयर इशू कर रहे हैं तब भी, अगर उसकी नॉमिनल वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तब भी, अगर कोई जो शेयर नहीं खरीदे गए हैं उनको हम कैंसिल कर रहे हैं तब भी। इसके साथ साथ अगर हमने कुछ शेयर्स को क्लब कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, इन दैट कंडीशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो ये तो वाली बात हो गई। अब ये कहता है कि बहुत सारी तरीके के इसके प्रोविजंस भी हैं। हमारा लीगल जो प्रोविजन है जो ऑल्ट्रेशन को कहता है, प्रोसेस है, वो ये कहता है, सबसे पहली चीज जो मैं हर बार आपको हर तरीके में बता रही हूँ कि कंपनी लॉ ये कहता है आप कुछ भी काम अगर कंपनी के लाइफ टाइम में करते हो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द MOA एंड AOA। तो सबसे पहली चीज है जो आपका MOA है और AOA है, इसके अंदर वो व्यवस्थाएं होना जरूरी है, तभी आप वो काम कर सकते हो जो आप आगे आने वाले भविष्य में करना चाहते हो। तो पहला जो कंडीशन कहना चाहिए ऑल्ट्रेशन में, ये कहता है इट मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय AOA एंड MOA, ठीक है। सेकेंड ये कहता है कि इसके लिए एक जनरल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है आपकी जनरल मीटिंग में, और वो रेजोल्यूशन BODs के तरफ से पास होना चाहिए। जब ये पास हो जाए तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सेकेंड के बाद ये कहता है कि इसमें आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। देखो ट्रिब्यूनल को बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर केवल ट्रिब्यूनल भी कहा है तो उसका मतलब एनसीएलटी ही है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और ये ट्रिब्यूनल ऐसा होता है जैसे वो कंपनी के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए जो कोर्ट काम करता है, दैट इज सेम एज, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूनल की भी आपको एडवांस परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज है, आप ट्रिब्यूनल की परमिशन लो चाहे ना लो, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को जरूर देते हो। आरओसी को जरूरी रूप से इसको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो सारे वो वेरिफिकेशन वगैरह कर ले, ये सब होना जरूरी है। तो ये तो मैंने बताया ऑल्ट्रेशन। अब एक बात करते हैं कि क्या एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में अपने शेयर कैपिटल को कम भी करती है? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ती है तो कम करती है, पर इन जनरल कम कम ही करती है, कम कम बार ही करती है, यानी मोस्ट ऑफन इट इज नॉट राइट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस। जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तभी रिडक्शन किया जाता है। क्योंकि एक बात यकीन मान लेना कि अगर शेयर कैपिटल की अमाउंट में रिडक्शन किया गया तो इसका डायरेक्ट असर आता है शेयर कैपिटल के इंटरेस्ट पर, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पर। तो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल कम कर दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एक कंपनी ऐसा स्टेप उठाती है जिसमें कि वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही होती है। तो इस बारे में जो हमारा जो सेक्शन है कंपनी एक्ट का, वो कहता है 100 to 103, यानी 100 से लेकर के 103 तक के सेक्शन की धाराओं की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी रिडक्शन के रिलेटेड हैं। तो रिडक्शन के रिलेटेड जो ये कहता है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हमें रिडक्शन करने की जरूरत पड़ती है? तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें रिड्यूस करना ही पड़ता है। इसके अलावा ये कहता है कि अगर आज जो अमाउंट हमारे पास कैपिटल की है, हो सकता है आने वाले भविष्य में इसकी हमें यूज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा उनका सोचना है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब भी वो रिड्यूस कर देते हैं, यानी आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यूजलेस होने वाली है, मनी ब्लॉक हुई हुई है, तो वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, मार्केट में से कम कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। आगे ये कहता है, अगर बहुत सालों से कंपनी को हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो भी कंपनी ऐसा स्टेप उठा लेती है कि हम अपनी कैपिटल को मार्केट से कम कर लें ताकि कि अपने लॉसेस को और ज्यादा लॉस होने से बचा सकें। एक और चीज है कि अगर हमने अंडरराइट कर दिया हमारी इमेजिनरी एसेट्स को, है ना, इनटेंजिबल एसेट्स को हमने अंडरराइट कर दिया, तो भी हम रिड्यूस कर जाते हैं शेयर कैपिटल को। ये थोड़ी सी बात आ गई है। और एक जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही थी उनको अच्छी तरह से ना चला पाए और वो इनकेपेबल हो जाए, तो भी वो कंपनी में शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का डिसीजन ले लेती है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आपको 100 सेक्शन से 103 सेक्शन की व्यवस्थाएं देखनी ही होती हैं। अब आगे की बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर की अगर बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, इसमें ट्रिब्यूनल की भी परमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और सारे वो बेसिस आपको शो करने पड़ते हैं व्हाई यू आर टेकिंग दिस स्टेप, ठीक है। और एक खास बात बता दूं आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में जैसा कहा कि शेयर होल्डर्स का जो है इंटरेस्ट डायरेक्ट हर्ट होता है, तो आपको इसका एक टाइम पीरियड देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को कि अगर वो अपोज करना चाहते हैं तो वो अपने उस अपोजिशन पॉइंट को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा सकें। अगर आपने ऐसा टाइम उनको नहीं दिया और डायरेक्टली ये स्टेप ले लिया कि वी आर रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल, इट इज नॉट लीगल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कभी आप किसी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करते हैं तो यू हैव टू बी गिव अ स्पेयर टाइम, ताकि कि वो अपनी बात को रख सके और आप उसके बात पे काउंटर अपना ओपिनियन दे सके कि व्हाई यू आर टेकिंग दिस स्टेप, ठीक है। तो ये सारा सेटल होने के बाद ही आप रिडक्शन का जो डिसीजन है फाइनल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और एक बात बता दूं, कोर्ट को आपको ना केवल इन्फॉर्म करना पड़ेगा बल्कि रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्टेप, ठीक है। तो ना आपको कोर्ट जरूरी हो गया, रजिस्ट्रार जरूरी हो गए, शेयर होल्डर जरूरी हो गए, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, आपको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देनी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स खोल करके सामने लाने पड़ेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई हैं कि आप अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए मैंने कहा कि जनरली कंपनी इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाती, पर स्थिति ऐसी विपरीत ही हो जाए तो फिर उठाती भी है। तो हमारा जो सेक्शन 100 से 103 है वो सारी इन चीजों की व्यवस्थाओं को देखता है। एक तीसरी बात आप ध्यान देंगे, मैं अगर ऑल्टरेशन की बात कर रही हूँ तो बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी क्या कंपनी कभी अपने शेयर को खुद खरीदती है? हाँ, खरीदती है, वरना जनरली अपन ने यही देखा ना कि शेयर्स को वो एज अ गुड्स सेल करती है और जनता खरीदती है, वो तो तक तो ठीक है। लेकिन एक क्या बात है कि क्या एक कंपनी अपने ही शेयर्स को खुद खरीद सकती है? बिल्कुल खरीद सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान देखना कि ये जो 1999 में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया था, ध्यान देना मैंने एक्ट के आगे ईयर लिखा है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधन अधिनियम है ये।
ये जो कंपनी संशोधन अधिनियम है 1999, इसका सेक्शन है 77। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप ये ना कह देना कि केवल सेक्शन 77 है वो इसको मेंशन करता है। अगर आपने केवल ऐसा कह दिया तो इसका मतलब कंपनीज एक्ट कह रहा है, जो कि 2013 हो सकता है, वो गलत हो जाएगा। जबकि ये अमेंडमेंट एक्ट है 1999 का, उसमें सेक्शन 77 इस बात को बताता है कि एक कंपनी अपने शेयर्स को खुद भी खरीद सकती है और इसको ये अधिकार होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई कोषों में कमी हो जाए, यानी उसके जो फंड्स हैं वो कम हो जाएं, तो वो अपने ही शेयर्स को खुद खरीद लेती है। ठीक है, और आगे की बात सुनो, कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसको फॉलो करके भी वो ये काम कर सकती है। जैसे उसमें एक शर्त है, अगर उसके एमओए में इस तरह का उसे स्पष्ट राइट दिया हुआ हो, क्लियर राइट है, तो वो ये कर सकती है। सेकंड की बात करूं कि अगर जो उन्होंने इसका जो असेंशियल रेजोल्यूशन है वो अपनी मीटिंग में पास कर लिया है और पास होने के बाद 1 साल निकल गया है, तो वो अपने शेयर्स को वापस नहीं खरीद सकती, लेकिन विद इन 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इट कैन परचेज इट्स ओन शेयर। ठीक बात है। ऐसे ही कुछ और सारी चीजें हैं कि कब कब ऐसी परिस्थितियों में एक कंपनी अपने शेयर्स को खरीद सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, अगर कभी भी कंपनी अपने शेयर्स को खुद खरीदती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी परमिशन लेती है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी ऐसा करेगी और पब्लिक कंपनी ऐसा करेगी तो वो शेयर होल्डर्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लाइबल है कि वो उन्हें ना केवल बताए बल्कि इस चीज को क्लैरिफाई करे कि ये बायबैक क्यों किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसीलिए इसे अब 1999 में इसे ऐड किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही मैं ये टॉपिक खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।